सोचिए, एक ऐसा वक्त जब हमारा देश भारत ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ एक संघर्ष था, एक बेचैनी थी और एक सवाल था, आज़ादी कैसे मिलेगी। बस इसी माहौल में एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई, एक ऐसे दौर की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बिना कोई हथियार उठाए, बिना एक भी गोली चलाए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती थी। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? यही सवाल उस पूरे दौर के दिल में था और आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस कमाल की कहानी में साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो एक नए युग की शुरुआत हो रही थी महात्मा की वापसी के साथ। ये साल था 1915। एक शख्स, मोहनदास करमचंद गांधी, पूरे 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद भारत वापस लौटे। देखिए, वो दक्षिण अफ्रीका में ही अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने अनोखे तरीके बना चुके थे और उनकी ये वापसी कोई मामूली वापसी नहीं थी। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। अच्छा, गांधी जी के दो सबसे बड़े हथियार थे। पहला था सत्य। अब उनके लिए सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनका मानना था कि सत्य ही भगवान है और हमारी जिंदगी का मकसद इसी सत्य को जानना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई भी इसी अटूट सच की बुनियाद पर लड़ी जाएगी। मतलब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक नैतिक लड़ाई होगी। और उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या था? वो था दूसरा हथियार, अहिंसा। देखिए, बहुत लोग सोचते थे कि अहिंसा तो कमजोरों का काम है। गांधी जी ने इसी सोच को बदला। उन्होंने कहा, नहीं, अहिंसा तो बहादुरों का सबसे बड़ा गुण है। ये वो ताकत है जो नफरत से नहीं बल्कि प्यार और दया से पैदा होती है। ये कमजोरी नहीं, असली हिम्मत है। तो अब सवाल ये था कि क्या ये सिद्धांत, सत्य और अहिंसा असल जिंदगी में काम करेंगे? बस इसी को परखने के लिए गांधी जी ने शुरू किए अपने पहले सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। एक तरह से ये उनकी सत्य शक्ति का पहला टेस्ट था। तो चलिए देखते हैं कि ये शुरुआती प्रयोग कितने कामयाब रहे। सबसे पहले 1917 में वो गए बिहार के चंपारण। वहां उन्होंने नील की खेती करने वाले मजलूम किसानों का साथ दिया। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा पहुंचे, जहां अकाल पड़ा था और किसान लगान माफी की मांग कर रहे थे। गांधी जी उनके साथ खड़े हो गए और फिर उसी साल अहमदाबाद में वो मिल मजदूरों के हक के लिए लड़ पड़े। यहां तक कि उन्होंने अनशन भी किया। सोचिए, एक के बाद एक 3 सफलताएं। ये सिर्फ छोटी मोटी जीतें नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक सबूत था कि हाँ, बिना हिंसा के भी एक जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। अब इन शुरुआती जीतों ने ना पूरे देश में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ा दी। लोगों को लगने लगा कि अब कुछ हो सकता है। तो अब वक्त आ गया था एक बड़े, पूरे देश में फैले आंदोलन का। एक ऐसा आंदोलन जो ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला के रखते। और यहीं से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का। गांधी जी ने पूरे देश से एक अपील की। उन्होंने कहा, हम अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे। मतलब ये कि स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने उनकी अदालतों का बहिष्कार कर दिया, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की तो सड़कों पर होली जलाई गई और उसकी जगह क्या अपनाया? स्वदेशी, यानी अपने देश में बना हुआ। लोगों ने चरखा चलाया और खादी के कपड़े पहने। मकसद एकदम साफ था, अंग्रेजों को यह दिखा देना कि उनके बिना भी हमारा देश चल सकता है और अगर हम सहयोग ना करें तो वो यहां राज नहीं कर सकते। असहयोग आंदोलन के बाद आजादी की लड़ाई का शायद सबसे मशहूर किस्सा सामने आया, महान नमक मार्च। ये गांधी जी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने एक ऐसी चीज को चुना, नमक, जिससे देश का हर गरीब, हर अमीर, हर इंसान जुड़ा हुआ था। ये नाफरमानी का एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक बनने वाला था। और देखिए, ये मार्च ऐसे ही नहीं हुआ। इसके ठीक पहले 1930 में कांग्रेस ने एक बहुत ऐलान ऐलान किया था। उन्होंने कहा, अब हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका था। अब मांग बिल्कुल साफ थी, पूरी आजादी और कुछ नहीं। 388, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 388 किलोमीटर, इतनी लंबी दूरी पैदल तय की गई। ये सिर्फ कोई निशान के तौर पर किया गया मार्च नहीं था, ये तो हिम्मत और इरादे का एक जबरदस्त इम्तिहान था और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी।
तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकल पड़े और फिर जो हुआ वो कमाल था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ऐसा लगता था मानो खादी पहने लोगों की एक सफेद नदी बह रही हो। पूरे 24 दिन बाद 6 अप्रैल को वो दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने बस एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी कानून तोड़ दिया। और उस एक मुट्ठी नमक के साथ उन्होंने ऐलान किया, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। और सच में नींव हिल गई। वो बस एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन उसने पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। लाखों भारतीय हर गांव, हर शहर में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाने लगे। ये बगावत का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसे कोई नहीं रोक सकता था। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे जोरदार पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस रही थी और ऐसे में भारत ने अपनी आजादी के लिए अपनी अंतिम और सबसे बुलंद आवाज उठाई। साल था 1942। गांधी जी को एहसास हो गया था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंग्रेजों को एक साफ और सीधा संदेश दिया, भारत छोड़ो, बस कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं। ये एक सीधी मांग थी जिसने पूरे देश के अंदर जैसे एक नई बिजली दौड़ा दी। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपना सबसे ताकतवर नारा दिया, करो या मरो। अब इसका मतलब हिंसा करना या किसी को मारना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। मतलब अब हर भारतीय एक आज़ाद नागरिक की तरह जिएगा और काम करेगा। अंग्रेजी हुकूमत ने फौरन जवाब दिया। गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस गिरफ्तारी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। अब कोई नेता नहीं था तो जनता खुद ही नेता बन गई। पूरे देश में हर कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज जितना जुल्म करते, लोगों का इरादा उतना ही पक्का होता जाता था। तो इस पूरी लंबी और मुश्किल लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? इस गांधी युग ने भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर छोड़ा? चलिए अब जरा इस विरासत की गहराई को समझते हैं। देखिए, गांधी युग की विरासत बहुत बड़ी है। सबसे पहले इसने करोड़ों भारतीयों को, जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग धर्मों को मानते थे, सबको एक साथ एक मकसद के लिए जोड़ दिया। दूसरा, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा यानी सत्याग्रह में कितनी ताकत है। इसने साबित किया कि फौजी ताकत के सामने नैतिक ताकत भी एक बड़ा हथियार हो सकती है। इसी रास्ते पर चलकर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने यहीं से प्रेरणा ली। और आखिर में पूरी कहानी घूम फिरकर गांधी जी के उसी एक मूल सिद्धांत पर वापस आ जाती है, सत्य। उनकी पूरी जिंदगी, जैसा वो खुद कहते थे, सत्य को खोजने का एक प्रयोग थी। उनके लिए सत्य ही मंजिल थी और अहिंसा उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। गांधी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, क्या वो आज के इस दौर में भी उतना ही मायने रखता है? क्या आज के दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से निकाला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।